हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? तो देखिएगा बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नीट पेपर 2020 अर्थात 2020 में नीट के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो लेक्चर का जो पॉइंट है वो नीट 2000 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। तो मैं इस वीडियो में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन करूंगा। तो देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन था आपका, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, आपको बताना है इस रिएक्शन के सीक्वेंस में यहाँ पर एक्स क्या होगा। तो आप देखिएगा, आपको टोलुइन गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पर आपको टोलुइन गिवन है, हम टोलुइन पर Cl2 प्लस H म्यू का रिएक्शन करेंगे तो ये FrSr हो जाएगा, जहाँ कि sp3 कार्बन पर है, तो इस कार्बन पर होगा। तो यहाँ से बेटा CH2Cl का बेंजाइल क्लोराइड भी बन सकता है, CHCl2 का फॉर्मेशन भी हो सकता है और CCl3 का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इन तीनों में से आपका कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसके कोई मोल गिवन नहीं है। तो ये आपके पास जितनी भी वैल्यू आई है, ये सब किसकी वैल्यू है बेटा? एक्स की वैल्यू है। अब इनका हमें हाइड्रोलाइसिस करना है H2 के साथ। तो अगर मैं बेंजाइल क्लोराइड का करूँगा तो ये NSR हो गई बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर NSR के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखो, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर आपके पास 2OH ग्रुप आ जाएंगे, तो यहाँ पर 2OH ग्रुप हो गए। अब आपको बताइए स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और थर्ड वाले में 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर आपके 3OH ग्रुप आ जाएंगे। अब आप देखो 3OH ग्रुप भी स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और ये आपके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखो, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बेंज एल्डिहाइड, अर्थात हमें यहाँ पर बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। तो बताओ बेंज एल्डिहाइड के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो बेंज एल्डिहाइड के लिए एक्स की वैल्यू आपकी ये वाली होगी, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ये। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड इसका आंसर है। अब आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अर्थात एसीटोन के साथ में ग्रिग्नार रिएजेंट का रिएक्शन करना है, और हमें पता है कि एसीटोन जो होता है उससे हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, अदर एल्डिहाइड के केस में 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और कीटोन के फॉर्म में 3 डिग्री। तो इसका तो हम डायरेक्ट आंसर बता दें कि 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्यों? क्योंकि कीटोन से हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। फिर भी मैं रिएक्शन को आज पूरा कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर हमने एसीटोन लिया है, इसका रिएक्शन करना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मिथाइल इस पर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से आपके पास बनेगा CH3 OMgBr और यहाँ मिथाइल आ जाएगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा तो यहाँ H और यहाँ OH आ जाएगा। इससे आपके पास यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका आंसर होगा C। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल गिव कार्बल रिएक्शन। अर्थात ये कौन सा है? ये है बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट है। आपको यहाँ बताना है कौन सा इसमें से आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, जिसको हम कार्ब एमाइल टेस्ट भी बोलते हैं, जिसके अंदर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि आइसोसाइनाइड जो देते हैं, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट ओनली एलिफेटिक
एंड एरोमेटिक आपका प्राइमरी जो अमाइन है वही आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। तो आपका फर्स्ट आंसर राइट है क्योंकि ये 1 डिग्री है, सेकंड 2 डिग्री है, रॉन्ग है, थर्ड भी आपका 3 डिग्री है, रॉन्ग है, और ये भी आपका 2 डिग्री रॉन्ग है। तो आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जो होता है वो हमेशा क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, जिसके अंदर इंटरमीडिएट कार्बिन का फॉर्मेशन होता है, वो आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं, जिसके अंदर आपका अमाइन आइसोसाइड में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो एनिलीन है वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नॉन एच। तो ध्यान दे बेटा, नीट की एक खासियत है कि नीट वाले हमेशा कोई भी कंपाउंड है उसका कॉमन नेम ज़्यादा देते हैं, उसका फॉर्मूला न देकर कॉमन नेम देते हैं। इससे बच्चा कन्फ्यूजन में रहे, क्योंकि बच्चे को पहले तो कॉमन नेम पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर सकते हो जब आपको पहले इनके कॉमन नेम पता हो। तो बेंज एल्डिहाइड ये होता है बेटा बेंज एल्डिहाइड, और एसीटोफिनॉन बेटा आपका एसीटोफिनॉन ये होता है। तो ये तो कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। इनका रिएक्शन करना है डाइल्यूट NaOH बेस के साथ। आपको पता है डाइल्यूट NaOH के साथ या तो होगा एल्डोल या होगा केनिजारो। बट आप ज़रा देखिएगा, इसके अंदर यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है तो इसी कंडीशन पर एल्डोल होगा, केनिजारो नहीं होगा। क्योंकि केनिजारो की कंडीशन है, तो अगर मैं यहाँ से कंडीशन की बात करूँ एल्डोल और केनिजारो, तो एल्डोल वो रिएक्शन देते हैं तो जो विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जो कार्बोनिक कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं वो एल्डोल देते हैं। और आपके अगर मैं केनिजारो की बात करूँ तो विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वो केनिजारो, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वो एल्डोल रिएक्शन देते हैं। तो अब आप जरा देखो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर एल्डोल होगा। अब एल्डोल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है वो सुन लीजिएगा। तो देखो, एल्डोल में सबसे पहले आपका जो बेस है वो अल्फा हाइड्रोजन को ले जाता है। तो यहाँ से इस अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा इसके ऊपर, तो ये भी एक प्रकार से आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। अब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस ये यहाँ आकर ऐड हो जाएगा। तो बताओ क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिंग ऐसे कैसे हो जाएगी, यहाँ पर CO माइनस हो जाएगा, H हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये रिंग आ जाएगी। अब आप देखो, आप इसमें यहाँ पर लास्ट में क्या कर दोगे, इसका प्रोटोनेशन कर देंगे। तो जैसे मैं इसका प्रोटोनेशन करता हूँ, ये मैंने इसका प्रोटोनेशन कर दिया। प्रोटोनेशन करते यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, H आ जाएगा। तो मैं नीचे की साइड लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन कर रहा हूँ। तो जैसे हम इसका प्रोटोनेशन करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा CHOH, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O रिंग, ये हो गया एल्डोल। और अगर इसको हम हीट कर देंगे तो आप ज़रा देखो, कार्बोनिक कंपाउंड के पास अल्फा, ये बीटा है, तो ये आपका अल्फा बीटा, यहाँ से वाटर मोलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा। और वाटर मोलिक्यूल्स बाहर होने से यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा रिंग, रिंग के बाद C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और रिंग, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो वाटर मोलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब आप बताओ, आपके दोनों कार्बोनिल सेम है या डिफरेंट है, दोनों कार्बोनिल डिफरेंट है, इसलिए ये क्रॉस हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। केनिजारो रॉन्ग, क्रॉस केनिजारो रॉन्ग, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका डी आंसर राइट है, फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा डी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपके टेक्निकल मेथड्स का क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको लर्न करना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है, पार्टीसेप क्रोमेटोग्राफी का। ध्यान रखना, पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो आपका क्रोमेटोग्राफ है वो एक स्पेशल टाइप के पेपर का बना होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में ऐड टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब कैटाइन, एक आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब कैटाइन है ये वाला, और एक आपके पास है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्ब कैटाइन, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्ब कैटाइन है। आप बताओ इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? तो इसका क्या रीज़न है? माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल, रॉन्ग, क्योंकि मिथाइल का माइनस आई नहीं बेटा प्लस आई होता है, प्लस आर माइनस आई, यहाँ पर रेजोनेंस कोई है ही नहीं, तो ये दोनों भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 4, क्योंकि आप देखिएगा टर्सरी ब्यूटाइल कैटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो इसमें भी हो रहा है, दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। बट आप ज़रा देखो 3-3-3, यहाँ पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 3-2-5 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आपको पता है कि मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। आपको पता है जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी बेटा? उतनी ही ज़्यादा होगी, तो ये आपका मोर स्टेबल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाइनिक डिटर्जेंट। आपको बताना है इनमें से कैटाइनिक डिटर्जेंट कौन सा है। तो बेटा ये भी आपका एक थ्योरेटिकल था, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए था। तो इसका आंसर होगा सी, सिट्रिल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। क्या होता है इसका फॉर्मूला? CH3 CH2 होल 15 एन ट्राई मिथाइल, CH3 CH3 CH2 और ब्रोमाइड Br, अमोनियम ये हो गया NH4+। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैटाइनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। तो ध्यान दें 1 2 3 4 5 2 ब्रोमोपेंटेन, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, 2 फॉर्म पेंटूइन, इससे हमें 2 पेंटीन का फॉर्मेशन करना है, अर्थात ये एलिमिनेशन हुआ है तो E2 का पार्ट है और यहाँ पर हमारे सेथ जेफ रूल का फॉलो हो रहा है और यहाँ से HBr रिमूव हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं। तो अब आपको बताना है क्या है कि इसके लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो E2 का मतलब वही बीटा एलिमिनेशन ही होता है, क्योंकि E1 और E2 दोनों ही बीटा एलिमिनेशन का पार्ट है। तो फर्स्ट आपका ए बी राइट है, फॉलो सेथ जेफ रूल बी भी राइट है, डी हाइड्रोजनेशन सी भी राइट है और डी आपका रॉन्ग है। तो ए बी सी तीनों राइट है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ए बीटा एलिमिनेशन भी इसको बोलते हैं, यहाँ पर सेथ जेफ का फॉलो भी होगा और इसको हम डी हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहा है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमीनो एसिड। आपको बताना है इनमें से बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है। तो हमें पता है कि एक अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला ये होता है, और आपको पता है आपका जो अमीनो एसिड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि उसमें एक एसिड और एक बेस होता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पर हर एक का फॉर्मूला बनाकर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूला हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे सेरीन। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है सेरीन, सेरीन में NH2C COOH H और यहाँ पर आता है CH2OH। तो ये तो एसिडी ग्रुप ज़्यादा हो गया इसमें। तो अब आता है बी में आपका आता है एलाइनिन। एलाइनिन में क्या होगा? आर की जगह मिथाइल हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, मिथाइल आ गया एलाइनिन में, तो ये तो आपका न्यूट्रल हो गया। अब आता है टायरोसिन। आपका जो टायरोसिन है उस टायरोसिन में आपका NH2C COOH और H, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे CH2 बेंजीन रिंग और उसके पैरा पर OH लग जाएगा, वापस वही फिनोल टाइप हो गया। तो ये तो वही फिनोल की वजह से वापस क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अब आता है डी।
अब आपके डी में आ रहा है लाइसिन, तो अब हम लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बेटा लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है HCOOH, यहाँ पर CH2 होल 4 NH2। तो जरा आप देखो इसमें 2 NH2 ग्रुप है और 2 NH2 ग्रुप होने की वजह से इसका नेचर क्या होगा, बेसिक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लाइसिन। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है। तो पहला है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीब्यूटाडाइस्टाइरिन, पॉलीब्यूटा एक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीब्यूटाडाइन। तो मैं पहले एक बार इन तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्यूटाडाइन वाली यूनिट। तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH2, इसको बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। और ध्यान रखना बेटा, जिस भी यूनिट में 1,3 ब्यूटाडाइन होते हैं वो सारे आपके आर्टिफिशियल होते हैं, वो कभी नेचुरल नहीं होते। अर्थात मैं ऐसे कह दूं कि जिनमें भी 1,3 ब्यूटाडाइन होती है वो सब आपके आर्टिफिशियल रबर होते हैं, और जिनमें 1,3 ब्यूटाडाइन यूनिट नहीं होती वो आपका आर्टिफिशियल रबर नहीं है। तो यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन वाले आर्टिफिशियल रबर का पार्ट है। तो देखो इसका मैं खुद का पॉली ब्यूटाडाइन बनाऊँ तो आपको पता है अगर इसका पॉली फॉर्म बनेगा तो इसका पॉली फॉर्म ये बनेगा, जो कि क्या है, आर्टिफिशियल है। अब मैं बना रहा हूँ ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। अब स्टाइरिन वाले में क्या होगा, ब्यूटाडाइन के साथ हम स्टाइरिन को जोड़ देंगे। तो C डबल बॉन्ड, इस पर हम स्टाइरिन जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड CH और PH, ये स्टाइरिन जोड़ देंगे। तो इससे बनेगा आपका पॉली ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, वो भी आपका आर्टिफिशियल ही होगा। तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, सॉरी C, 4 इसके 2 इसके 6 हो गए। यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर PH हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, आर्टिफिशियल है। ऐसे ही पॉली ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल। अब एक्रिलोनाइट्राइल में यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड C प्लस CH डबल बॉन्ड CH और CN। इससे भी आपका यही प्रोडक्ट बनेगा, C डबल बॉन्ड CN और यहाँ पर N आ जाएगा। तो आपका ये भी क्या है, ये भी आपका आर्टिफिशियल है। इसका मतलब B C D तीनों रॉन्ग है। इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। ये आपका कौन सा होता है बेटा, ये आपका नेचुरल पॉलीमर है जो कि नेचुरल रबर का फॉर्मूला होता है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी जगह में। तो यहाँ से हम सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो CH3 CH2 ये पॉलीमर फॉर्म में, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा आपका H, यहाँ पर हो जाएगा CH2। अगेन फिर हम यूनिट बनाएंगे, अगेन यूनिट में यहाँ पे हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा H। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये बेटा आपके सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है और ये नेचुरली होता है, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव। आपको बताना है कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बनेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारे यहाँ पर डाइसैकेराइड्स जो हैं वो 3 हैं, MLS, M फॉर माल्टोज, L फॉर लैक्टोज और S फॉर सुक्रोज। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के डाइसैकेराइड है और इन तीनों के हाइड्रोलाइसिस का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो MLS मैंने ट्रिक ली है, MLS, M माल्टोज में दोनों सेम होंगे, इसमें डिफरेंट होंगे और इसमें भी डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट जो होंगे उनमें ध्यान रखना, इसके अंदर दोनों अल्फ़ा होंगे, इसके अंदर आपके दोनों बीटा होंगे, बट इसमें एक अल्फ़ा और एक बीटा होगा। तो ये इनको लर्न करने का ट्रिक है। तो जैसे मैं बात करूँ किसकी, माल्टोज की, तो बेटा माल्टोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सेम बनेगा, अर्थात ग्लूकोज और ग्लूकोज, दोनों यूनिट ग्लूकोज होगी और दोनों यूनिट क्या होगी, अल्फ़ा डी
अल्फा डी ग्लूकोज होगा। और वैसे भी आपके जितने भी बाइसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड्स, सभी के अंदर जो बनेंगे वो डी फॉर्म में बनेंगे। कौन सी फॉर्म में बनेंगे बेटा? डी फॉर्म में बनेंगे। तो इसमें आपका हो गया अल्फा डी ग्लूकोज माल्टोज के बाद। अब आता है नंबर 2 लैक्टोज। अगर हम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दोनों डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्या है? एक ही टाइप का है, एक ग्लूकोज बनेगा तो एक बनेगा गैलेक्टोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज आर द एपीमर, ये एपीमर होते हैं जिसमें C4 नंबर के कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। अब आप देखो ये अल्फ़ा है तो ये क्या बनेगा? बीटा डी, और ये भी क्या बनेगा? बीटा डी। तो ध्यान दें आपके फर्स्ट के अंदर दोनों अल्फ़ा है माल्टोज में, लैक्टोज में दोनों बीटा है, बट एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज है। अब आता है नंबर सुक्रोज। सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें दोनों यूनिट बिल्कुल डिफरेंट है। एक यूनिट आएगी ग्लूकोज और एक यूनिट आपकी क्या आएगी? फ्रक्टोज। अब आपको पता है ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों यूनिट है, बट यहाँ पर ग्लूकोज तो अल्फा डी होता है और फ्रक्टोज आपका बीटा डी होता है। तो ट्रिक मैंने आपको बता दी, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, अल्फा बीटा, सेम डिफरेंट डिफरेंट। तो बताओ इसका कौन सा आंसर राइट है? पहला अल्फा डी ग्लूकोज गलत, अल्फा डी ग्लूकोज राइट है, बीटा डी ग्लूकोज नहीं, रॉन्ग, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज राइट है। तो इसका आंसर होगा सी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव मेथेनॉल एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर इज। अर्थात एक एल्कीन है, उसका ओजोनोलाइसिस कराना है, उससे मेथेनॉल बन रहा है और उसके साथ में और भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बताओ वो एल्कीन कौन सी होगी? तो सिंपल सी बात है, ओजोनोलाइसिस। हम एक एल्कीन लेंगे, उसका ओजोनोलाइसिस करेंगे O3ZNOH2 के साथ, तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या होगा? तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे, यहाँ भी O आ जाएगा, यहाँ भी O आ जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, और इससे बन जाएगा CH3CHO एसीटैल्डिहाइड। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक मेथेनॉल होना चाहिए। सेकंड में रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। थर्ड में रिएक्शन होगा यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से। तो यहाँ से जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा CH2 और ये बन जाएगा एल्डिहाइड और ये बन जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका मतलब यहाँ से आपके फॉर्मेल्डिहाइड अर्थात मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में दूसरा एल्डिहाइड बन रहा है। तो ये आपका सी आंसर राइट है। डी वाले में अगर आप करोगे तो देखिएगा डी के अंदर रिंग में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से ओजोनोलाइसिस हो जाएगा, तो यहाँ O आ जाएगा, यहाँ पर भी O आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका देखो ये होगा, अर्थात यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ भी आपके पास डबल बॉन्ड O हो जाएगा, अर्थात यहाँ भी आपके दोनों प्रोडक्ट एक साथ बनेंगे। तो हमें प्रोडक्ट एक मेथेनॉल चाहिए था, वो हमें सी में मिल रहा है, इसलिए इसका सी आंसर राइट है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड इल्ड बाय द उर्ज रिएक्शन। आपको बताना इनमें से उर्ज रिएक्शन से कौन सा जो है वो गुड इल्ड में नहीं बनेगा। तो देखो उर्ज रिएक्शन क्या होती है, RX + 2Na RX, जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, RR एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा और 2NX हो जाएगा। ऐसे अगर हम चाहें तो ये तो सिमेट्रिकल था, RX प्लस का 2Na X और R डैश ले लिया एक साइड। अब यहाँ से रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ से R डैश RR और R डैश R अर्थात मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन बन जाता है। इसलिए यहाँ पर गुड इल्ड ऑब्टेन हमें नहीं होती, तो यहाँ हमें गुड इल्ड ऑब्टेन नहीं होगी। या हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि उर्ज रिएक्शन इज यूज फॉर सिमेट्रिकल एल्केन, अर्थात अगर हम बात करेंगे तो ये सिमेट्रिकल एल्केन के फॉर्मेशन के लिए बेटर है, जबकि अनसिमेट्रिकल एल्केन के फॉर्मेशन के लिए बेटर नहीं है।
अर्थात जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन है उसका फॉर्मेशन बेटर होगा, और जिसमें ओड नंबर कार्बन है उसका फॉर्मेशन गुड यील्ड में नहीं होगा। तो पहला एन हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से इसको हम ब्रेक कर देंगे तो देखो सिमेट्रिकल है, तो इसका तो गुड यील्ड आएगा। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन, ये 2 3 डाई, यहाँ से ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी गुड यील्ड में आएगा। नेक्स्ट एन हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7 2 2 2 2। अब आप देखो इसको हम कहीं से भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, अर्थात एन हेप्टेन का फॉर्मेशन गुड यील्ड में नहीं होगा। एन ब्यूटेन, बिल्कुल एन ब्यूटेन भी सिमेट्रिकल है, इसका भी हम गुड यील्ड में फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा? थर्ड, एन हेप्टेन। अब आप चाहो तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एनीसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव। तो वापस देखो वही कॉमन नेम आ गया, और मैंने आपसे कहा था कि आपको नीट के लिए जितने भी कॉमन नेम है वो सारे लर्न होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन कॉमन नेम से पूछे जाते हैं। तो अगर एनीसोल का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो मैं ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो देखो एनीसोल ऑन क्लीवेज विद HI, तो एनीसोल होता है बेटा ये रिंग, और रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप, इसको एनीसोल बोलते हैं। इसका रिएक्शन करना है HI के साथ, बेटा ये NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और इसको हम बोलते हैं जिसेल मेथड। अब आप देखो वैसे तो ईथर यहाँ से पुअर लिविंग ग्रुप है, बट ये एसिडिक मीडियम में H+ प्रोटोन देगा इसको, और इसको प्रोटोन देकर गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से जैसे इसका प्रोटोन गिवन होगा, प्रोटोन गिवन होने से ये बन जाएगा, और इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब आप देखो यहाँ से क्लीवेज होगा। अब क्लीवेज कौन सा होगा? ये वाला बॉन्ड तो क्लीवेज नहीं हो सकता, क्योंकि इधर तो रेजोनेंस हो रहा था। तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो इससे तो जो बनेगा वो हो गया फिनोल, और इधर जो आपके पास CH3 है, इस CH3 पर यहाँ पर कौन अटैक करेगा? आपका न्यूक्लियोफाइल I जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा, और क्या बना देगा? CH3I। क्यों? क्योंकि यहाँ से बनने वाला केटाइन आपका 3 डिग्री भी नहीं है, बेंजाइलिक भी नहीं है, और एलाइलिक भी नहीं है। और अगर ये होता तो इन सब की प्रेजेंस में SN1 होता, अदरवाइज फिर क्या होगा? SN2। तो ये SN2 रिएक्शन है, इसलिए आपका इस बॉन्ड का क्लीवेज होना और आयोडाइड का इस पर अटैक करना दोनों एक साथ होता है। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो फिनोल और CH3I अर्थात मिथाइल आयोडाइड होगा। तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही है? आपका फर्स्ट आंसर राइट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका रॉन्ग होगा। इसी के साथ बेटा आपका नीट पेपर 2020 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ध्यान दें आपके नीट में टोटल 45 क्वेश्चन है, उनमें से 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक और 15 फिजिकल के होते हैं। तो आप ये ना समझे कि ऑर्गेनिक का कोई वेटेज नहीं है, ऑर्गेनिक का भी उतना ही वेटेज है जितना फिजिकल का। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको ये हर क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि नेक्स्ट अपलोडिंग के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।